हेलो दोस्तों, आयन बनेगा सुप्रीम थंडरलॉर्ड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। अयान किसी अज्ञात समय पर बाईं ओर से प्रकट हुआ था और पहले से ही हाथ में कृपाण लेकर मुकुल की ओर दौड़ रहा था। इतनी तेजी, ये किस प्रकार की आंदोलन तकनीक है? उत्सुकता से पूछते हुए हर्ष की आंखें फैल गईं। अलीशा और अन्य लोग भी दंग रह गए। खासकर अलीशा ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। अयान को इस लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसे बहुत सारे तुरुप के पत्ते खेलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन प्रथम श्रेणी के कॉलेज की गरिमा के लिए यह इसके लायक है। इस समय अलीशा मन ही मन अयान की प्रशंसा करने लगी। यह आदमी जिसने अपने दोस्त की खातिर अपना तुरुप का पत्ता उजागर किया, काफी घमंडी था। तुम कहाँ भाग रहे हो? मुकुल पहले से ही बेशर्म था। वह जानता था कि उसका अपमान अवश्य होगा, लेकिन उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अयान के खिलाफ जीतना चाहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी गरिमा भी त्याग दे तो वह बहुत कष्टकारी हो जाता है। अयान आगे बढ़ा और ओरिजिन कास्टिंग शील्ड पर जोरदार हमला किया। भिनभिनाने की आवाज के साथ अयान 3-4 कदम पीछे उछल गया। तानाशाह बिजली शरीर की भयानक शक्ति ने मुकुल को 30 फीट पीछे उड़ा दिया। अयान ने दांत पीसकर फिर हमला किया। मुकुल ने अपनी मुद्रा ठीक की और अयान की ओर दौड़ना जारी रखा। धमाका! एक और कृपाण से मुकुल पर वार किया गया और वह पुनः पीछे हट गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। जैसे ही उसका शरीर रुका, वह तेजी से बेतहाशा भागा। तुम मेरी ओरिजिन कास्टिंग शील्ड को नहीं तोड़ सकते। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड सरिता की ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड से बहुत अलग थी। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड स्वचालित रूप से प्रभाव बल को अवशोषित कर सकता है, सीधे सीधे टकराव की बजाय। दूसरे शब्दों में, ओरिजिन कास्टिंग शील्ड अधिकांश अत्याचारी हमलों की स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि अयान इतना गुस्से में था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पहले से ही बेरसिर ड्रैगन बैटल टाइड का उपयोग कर चुका था। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड पर प्रहार करने वाला प्रत्येक ब्लेड बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब मुकुल पर 3-4 बार वार हुआ और वह फिर पीछे हटा, तो उसके हाथ कांप रहे थे और वह मन ही मन चौंक गया था। ये कैसी प्रेत शक्ति थी? जब 5वां, 6ठा और 7वां चौप गिरा तो मुकुल की दोनों भुजाएं सुन्न होने लगीं और वह विशाल ढाल को पकड़ने में असमर्थ हो गया। यदि आप मुकुल की ढाल तोड़ना चाहते हैं, तो आपको मुकुल से कहीं अधिक ताकत का उपयोग करना होगा, महेंद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अयान ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसने काटना जारी रखा। 8वां, 9वां और 10वां कट। मुकुल की भुजाओं की हड्डियां टूटने लगीं। युआन कास्टिंग शील्ड ने अयान के सीधे हमले को पूरी तरह से रोक दिया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अयान स्लैश कितना शक्तिशाली था। इस समय तानाशाह बॉडी थंडर बॉडी पहले ही अपने चौथे सेकंड में पहुंच चुकी थी और अपनी प्रभावशीलता खोने वाली थी। मुकुल भी मैदान के किनारे पर आ गया और उतरने ही वाला था। उसी क्षण अयान ऊंची छलांग लगाई। उसके दोनों हाथ कृपाण की मूठ पकड़े हुए थे और वह शान से आकाश से नीचे उतरा। उसी समय सूर्य की रोशनी की एक किरण चमकी और अयान के पूरे शरीर को ढकने लगी। सूरज बुझ गया और पूरी तरह से बदल गया। चमकदार सूरज की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे अचंभित और स्तब्ध चेहरे चमक उठे। आह 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 आह! मुकुल ने उन्मत्त होकर चिल्लाया और लागत की परवाह किए बिना अपने सभी युआन क्यूई के साथ ओरिजिन कास्टिंग शील्ड को भर दिया। हालांकि अयान की कृपाण पहले ही आ चुकी थी। यहाँ मुझे घुटने टेको! धमाका! चाकू गिर गया। एक स्वर्ग हिलाने वाला विस्फोट। विशाल और मजबूत अखाड़ा वास्तव में टुकड़ों में बिखर गया तथा 5 विशाल पत्थरों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में उड़ गए। रक्षात्मक शक्ति मुकुल की तरह ही मजबूत थी। उसे इस हद तक मारा गया कि उसका घोड़ा उल्टा हो गया। विशाल ढाल की रक्षात्मक शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। एक बड़ी ढाल घूमकर तिरछी दिशा में उड़ी और निर्दयतापूर्वक मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल की दीवार में जा धंसी। जहां तक मुकुल का प्रश्न है, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर ऊंचा उठाया। धरती को हिला देने वाले प्रभाव से उसकी आंखें, कान, मुंह और नाक सभी से खून बह रहा था। मुकुल आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। खून की नदियां बहने लगीं और उसके दांत भी 7-8 टुकड़ों में टूट गए। अयान ने तुरंत अपनी सूर्य देव तकनीक और तानाशाह शरीर बिजली शरीर वापस ले लिया। वह अपनी कृपाण हाथ में लेकर आगे बढ़ा और मुकुल के सिर पर पैर रख दिया। जब मुकुल का सिर जमीन पर जोर से टिका तो वह घुटनों के बल झुकने और प्रणाम करने की मुद्रा में आ गया। अयान का पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था, मानो वह नरक से निकलकर आया कोई युद्ध देवता हो। उसकी रक्तरंजित आंखें दृश्य पर घूम गईं और एक एक शब्द कहने लगी, फिर भी वहां कौन है? शांत मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल में पहले तालियों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उच्च स्तरीय अकादमी के वरिष्ठ छात्र दूसरी मंजिल पर खड़े थे। अच्छा काम, अयान! तीसरी कक्षा के एक कॉलेज के सीनियर ने अयान को तहे दिल से बधाई दी। एक अन्य वरिष्ठ ने अपने कान खोदते हुए आलस्य से कहा, छोटे बच्चों का यह नया समूह अद्भुत है।
हाँ, एक अन्य व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के 23वीं पीढ़ी के शिष्यों में वे वास्तव में छिपे हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन हैं। शायद वे पिछली 10 पीढ़ियों में सबसे मजबूत लोगों का समूह होंगे। सहज रूप में तालियां बजाते हुए सीनियर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति दूसरी श्रेणी के कॉलेज के 3 सीनियर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। कुछ देर के सदमे के बाद प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्र एक एक करके पागल हो गए। अयान, अयान, प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्र जयकारे लगाने लगे। जोर से सांस लें, उसे सचमुच अपने आप पर गर्व था। हे, अलीशा ने राहत की सांस ली और मंद मंद मुस्कुराई। सब ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यह फर्स्ट ग्रेड अकादमी के लिए शर्मनाक बात है। मैं बहुत तनाव महसूस कर रहा हूँ। हर्ष ने सिर हिलाया। यह अयान सचमुच कठिन है। ये चबाने के लिए एक कठिन हड्डी है। अयान, यह एक स्प्रिंग रिस्टोरेशन पिल है। तुम्हें इसे जल्दी से खा लेना चाहिए। आध्या अखाड़े के खंडहरों पर कूद गई और जल्दी से अयान को एक टियर 2 कायाकल्प गोली सौंप दी। अयान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जब प्रथम श्रेणी अकादमी के छात्र खुशी मना रहे थे तो द्वितीय श्रेणी अकादमी के 2 मार्शल कलाकार वहां से निकले। मुकुल और अन्य लोग द्वितीय श्रेणी अकादमी के कक्षा बी कक्षा 10 से थे, लेकिन ये दोनों द्वितीय श्रेणी अकादमी के कक्षा 1 कक्षा 5 से थे। इसके अलावा वे दोनों ही विशेषज्ञ थे जिनका मूल रिटर्न क्षेत्र के चौथे स्तर में आधा फुट का अनुभव था। मरे हुए सुअर उबलते पानी से नहीं डरते। प्रथम श्रेणी अकादमी में विस्फोट हो गया। किसी ने गुस्से से डांटा, तो दूसरे दर्जे की अकादमी के लोग इतने बेशर्म हैं। अयान ने अभी अभी एक महान लड़ाई का अनुभव किया है, फिर भी आप लोग उसे फिर से चुनौती दे रहे हैं। ये सही है। इसके अलावा वे दोनों मिलकर अयान को चुनौती देने जा रहे हैं। जल्दी करो और घर जाओ। अयान उनमें से 3 से लड़ने जा रहा है क्योंकि उसमें हिम्मत है। तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की पहल कर रहे हो। आप बेशर्मी को गौरव मान रहे हैं। तुम सचमुच बेशर्म हो। चुप रहो। दोनों मार्शल कलाकार क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। क्या तुम्हारी पहली कक्षा की अकादमी के छोटे बच्चे घमंडी नहीं हैं? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे आकाश के नीचे अजेय हैं? चलो भी। तब अयान 1 के विरुद्ध 3 खिला सकता है। बेशक, वह 1 के खिलाफ 2 भी खेल सकता है। वह लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? जब अयान ने कायाकल्प की गोली निगल ली तो उसने द्वितीय श्रेणी अकादमी के अन्य 2 मार्शल कलाकारों की आवाजें सुनी और आध्या को धक्का देकर दूर कर दिया। इसी समय अचानक ऊपर आसमान से हंसी की आवाज आई। तस्क तस्क तस्क। दर्जनों उच्च स्तरीय छात्र आकाश से नीचे कूद पड़े और अयान के पास आ गिरे। तीसरी कक्षा के एक छात्र ने दूसरी कक्षा के छात्रों से कहा, तुम लोग वास्तव में कुत्ते की खाल के बने प्लास्टर हो। यह अंतहीन है। क्या मैच हारना शर्मनाक नहीं है? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम अयान को चुनौती देने की हिम्मत करोगे तो हम तुम्हें चुनौती देंगे। ये कहते ही सेकंड ग्रेड एकेडमी के दोनों छात्र सदमे से पीले पड़ गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, जब हम अयान को चुनौती देते हैं तो इससे आप लोगों का क्या लेना देना है? क्या आपके उच्च अकादमी के लोग अभी भी दूसरों को धमकाना चाहते हैं? क्या आप एक दूसरे दर्जे के कॉलेज हैं जो एक पहले दर्जे के कॉलेज को चुनौती दे रहे हैं? क्या आप ऐसे शब्द कहने के योग्य हैं? तीसरी कक्षा का कॉलेज का सीनियर तुरंत हंस पड़ा। दोनों छात्र तुरंत शर्मा गए, अजीब तरह से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वे चिल्लाते रहे, यह अयान के खिलाफ हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है। अयान, आप कौन हैं? तुम्हें इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? हमारा अयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तुम्हें पसंद नहीं करते। आप क्या करने जा रहे हैं? एक तीसरी कक्षा के कॉलेज के सीनियर ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक तेज आवाज निकली, जिससे दोनों अकादमियों में बैठे लगभग 6000 लोग कुल मिलाकर 50 फीट पीछे हट गए। इस कदम से सभी छात्र स्तब्ध रह गए। उनके एक झटके से 6000 छात्र पीछे धकेल दिए गए। हालांकि सेकंड ग्रेड एकेडमी के केवल 2 छात्र ही पीछे रह गए। तीसरी कक्षा के अकादमी के वरिष्ठ छात्र ने दूसरी कक्षा के 2 छात्रों को घूरते हुए कहा, आओ आओ। अगर आज तुमने अयान का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो तुम मुझसे मैदान में मिल सकते हो। क्या आप कम से कम लड़ना नहीं चाहते? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने में से 20 लोगों को चुनो और एक साथ लड़ो। मैं तुमसे एक एक करके लड़ूंगा। ये शब्द बोलते ही द्वितीय श्रेणी अकादमी के लोग इस हद तक डर गए कि वे डरे हुए कुत्ते बन गए। विशेष रूप से दूसरी कक्षा के 2 छात्रों ने महसूस किया कि तीसरी कक्षा के उनके वरिष्ठ छात्र नाराज हो गए हैं और उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम अब और नहीं लड़ेंगे। हम हार मान लेंगे। हा 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 हा, तुम कूड़े के ढेर हो। यदि तुम में अयान का 10वां हिस्सा भी साहस है तो मैं तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करूंगा। भागो। तीसरी कक्षा का छात्र जोर से हंसने लगा। अजीब, सभी ने कहा कि बुजुर्ग अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी आमतौर पर अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे अपने बेटे के साथ बहुत सख्त थे। परिणामस्वरूप संप्रदाय में भी स्थिति सामान्यतः एक जैसी थी। थर्ड ग्रेड अकादमी के लोग सेकंड ग्रेड अकादमी को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन वे फर्स्ट ग्रेड अकादमी के कनिष्ठ भाइयों के प्रति बहुत विचारशील थे।
वरिष्ठों को उनके नेक कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयान ने तीसरी और चौथी कक्षा की अकादमियों के वरिष्ठों को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। उन लोगों ने हाथ हिलाया और तीसरी कक्षा के छात्र ने अयान के कंधे पर थपथपाया। अच्छा लड़का, उसकी हड्डियों में क्रूरता है। मुझे ये पसंद है। तुम वही व्यक्ति होगे जिसे बूढ़ा खुराना वापस लाया था। मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो बूढ़ा खुराना सचमुच बहुत समझदार था। बूढ़े खुराना स्वाभाविक रूप से हरीश खुराना की ओर इशारा कर रहे थे। ये सुनकर अयान को पता चला कि वरिष्ठ भाई हरीश स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अकादमी के ग्रेड के अनुसार यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि अधिकांश प्रथम श्रेणी के अकादमियां जियानिटियन 9वीं स्तर गुयुआन तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार थे। द्वितीय श्रेणी अकादमी मूल रिटर्न का दूसरा स्तर है, मूल रिटर्न का 5वां स्तर। तीसरा स्तर मूल रिटर्निंग के 5वें स्तर से मेल खाता है। स्वर्ग मूल का पहला स्तर टियर 4 त्यानुवान पहली परत है, त्यानुवान 5वीं परत, टियर 5 त्यानुवान टियर 5 हेवंस्क्राय टियर 1 है। जहां तक उच्चतम ग्रेड 6 अकादमी का सवाल है, ये हेवंस्क्राय का पहला स्तर था, हेवंस्क्राय का 9वां स्तर था। बेशक ये केवल एक मोटा औसत था। मार्शल कलाकारों की स्वयं की मार्शल आर्ट उपलब्धियों के अनुसार ग्रेड अकादमी के छात्रों के क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक छोटे विचलन होंगे। ठीक है, आज तुम्हारे अयान का समय है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। वरिष्ठों का एक समूह हंसते हुए मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल से बाहर चला गया। इस बार आप सचमुच हमारी प्रथम श्रेणी अकादमी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं। आद्या मुस्कुराए और चली गई। वह तो बस भाग्यशाली है। अलीशा ने उदासीनता से कहा, अगर मुझे आज लड़ना पड़े तो मैं निश्चित रूप से अयान से बेहतर प्रदर्शन करूंगी। अयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि अलीशा क्या सोचती है, नहीं उसे उन प्रभावशाली व्यक्तियों के बेवकूफ नामों की परवाह थी। हालांकि कभी कभी जब कोई व्यक्ति किसी निराशाजनक स्थिति में फंस जाता है तो वह केवल हथियार उठाकर ही लड़ सकता है। इसके अलावा अयान एक ऐसा व्यक्ति था जो जब तक विरोध करता, अधिकतम सीमा तक विरोध करता। अयान की चोटें हल्की नहीं थीं, लेकिन घातक भी नहीं थीं। यद्यपि वह सभी से घिरा हुआ था, फिर भी वह चुपचाप निकल जाने का अवसर तलाश रहा था। सबसे पहले उन्होंने जाओहुआ पीक स्थित मनमोहन का दौरा किया। अयान के दिल में हमेशा मनमोहन के लिए अपराध बोध रहता था, क्योंकि उसकी वजह से मनमोहन को 2 दुर्घटनाएं झेलनी पड़ी थीं। अयान, तुम्हारी चोट, मोहन ने माफी मांगी, क्या ये तुम्हें इसलिए लगी क्योंकि तुम मुझसे फिर से बदला लेना चाहते थे? अयान मुस्कुराया और बोला, मैन मोहन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे कारण तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुमने मुझसे माफी मांगी। मनमोहन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। मैं बहुत आवेगशील था। मैं उनसे उत्तेजित हो गया और निमंत्रण स्वीकार करने का साहस किया। अयान ने मनमोहन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अगली बार इतना लापरवाह मत बनो। आप जाओहुआ पीक के शिष्य हैं, इसलिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। यदि भविष्य में कोई भी आपके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करे तो उसे नजरअंदाज कर दें। मेरे वापस आने का इंतजार करो। क्या आप जा रहे हैं? मनमोहन जल्दी से उठकर बैठ गया। अयान ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस बार संप्रदाय में काफी हंगामा मचा दिया है। मुझे डर है कि मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं आज रात उत्तरी सीमा के लिए रवाना होने की योजना बना रहा हूं। अपना अच्छा ख्याल रखें और इस समय के दौरान कीमिया सीखने के लिए कड़ी मेहनत करें। याद रखें, हम यहाँ ताकत और क्रूरता के लिए लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ मार्शल आर्ट कौशल सीखने आए हैं। बेवकूफ बच्चे, जब मैं वापस आऊं तो हम दोनों साथ में शराब पिएंगे। अयान अपने मालिक को विदाई देने के लिए जाओहुआ पीक छोड़कर सन पीक पर वापस चला गया। उन्होंने एक ग्रिफिन को रात भर के लिए किराए पर लिया और रात का फायदा उठाकर अपने पंख फैलाकर उत्तर की ओर उड़ चले। रात्रि के आकाश के नीचे अयान ने अपने हाथ में लिए 2 मिशन स्क्रॉल को देखा। ये दोनों मिशन उनके जाने से पहले क्रेडिट हॉल से प्राप्त हुए थे। अयान को विशेष अस्पताल में आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। अयान ने 2 मिशन स्क्रॉल पलटे। दोनों मिशन द्वितीय श्रेणी के विशेष प्रयोजन मिशन थे और प्रत्येक का पुरस्कार 100 क्रेडिट था। चूंकि अयान अभी भी केवल हॉक पैलेस खोज को पूरा करने में सक्षम था, इसलिए वह केवल दूसरे स्तर की विशेष खोज को ही पूरा कर सका। जहां तक रैंक 3 मिशनों का सवाल है, उन्हें रैंक 3 अकादमियों में पदोन्नत किया जाना चाहिए तथा टाइगर रैंकिंग में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हालांकि अयान को अभी जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उनका सामान्य मूल्य बहुत अधिक नहीं था। यदि वह एक बार में 100 क्रेडिट जमा कर सके तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। ये 2 मिशन थे। मिशन सामग्री, मायावान क्लिफ, 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग फायर पायथन से एक अंडा चुराएं। समय सीमा 1 माह। मिशन के प्रारंभ से समय की गणना करें। पुरस्कार 100 क्रेडिट। मिशन उजाड़ दलदल में फंसे श्वेत कमल संप्रदाय के शिष्यों को बचाना। कोई समय सीमा नहीं, 100 क्रेडिट पुरस्कृत। सौभाग्य से मैंने केवल धधकते अग्नि अजगर के अंडे चुराए, मुझे धधकते अग्नि अजगर को मारने नहीं दिया। अयान ने खुद से बुदबुदाया। वह 7वें स्तर का ओरिजिन रिटर्निंग फायर पायथन कैसे मजाक कर सकता है?
यदि वह इससे लड़ता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती और बचने की कोई संभावना नहीं रहती। जहां तक आदिम दलदल में खोज का सवाल है, अयान ने जानबूझकर उसका अनुसरण किया। सबसे पहले, पृथ्वी उजाड़ जंगल वहां था। दूसरा, श्वेत कमल संप्रदाय के एल्ड यू ने उसकी देखभाल की थी। इस बार इसे एल्ड यू को उसकी देखभाल करने के लिए ऋण चुकाने के रूप में माना जा सकता है। बेजियांग मायावान चट्टान धीरज साम्राज्य के उत्तर में स्थित थी। यह अमरावती प्रांत सहित 2 प्रांतों तक फैला हुआ था, जिसकी कुल दूरी 200,000 ली थी। उत्तरी वाइल्डनेस दलदल उत्तरी जिंजियांग के उत्तर पश्चिम में मायावान क्लिफ से 50,000 किलोमीटर दूर स्थित था। ग्रिफिन की गति से ये लगभग 25 दिनों में मायावान चट्टान तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि ग्रिफिन प्रतिदिन हजारों मील की यात्रा करता था, फिर भी उसे आराम की आवश्यकता होती थी। रास्ते में अयान ने कुल 4 लैंडिंग स्थल चुने। प्रत्येक लैंडिंग 50,000 मील की दूरी पर हुई ताकि भोजन और मीठे पानी के संसाधनों की पूर्ति की जा सके और आगे बढ़ने से पहले ग्रिफिन को आराम करने दिया जा सके। मायावान चट्टान मूलतः उत्तरी सीमा के बंजक क्षेत्र में स्थित थी। यह मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन क्योंकि मायावान क्लिफ के भीतर बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर जड़ी बूटियां थीं, इसलिए लंबे समय तक मायावान क्लिफ के पास एक मायावान शहर विकसित किया गया था। इस मायावान शहर का स्वाद मायापुरी कस्बे के समान था, लेकिन अंतर यह था कि मायावान शहर में एक भी मूल निवासी नहीं था। पूरे शहर का निर्माण विदेशी मार्शल कलाकारों और व्यापारियों द्वारा जंगल में किया गया था। जब अयान मायावान शहर के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि यह वास्तव में 10,000 मील का जंगल था। मनुष्य तो दूर, जंगली जानवर भी दुर्लभ थे। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल में एक शानदार शहर जमीन से ऊपर उठकर खड़ा हो गया। ये रेगिस्तान में मोती की तरह था। उन्होंने मायावान शहर का वर्णन करने के लिए शानदार शब्द का प्रयोग क्यों किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि मायावान शहर बहुत आलीशान था। मायावान शहर, जिसे योद्धाओं, शिकारियों, कारवां और हर्बल दवा व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, ने लाखों लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित किया और इस प्रकार बड़ी संख्या में मनोरंजक सुविधाएं विकसित की। वेश्यालय, रेस्तरां, जुआघर आदि सभी उपलब्ध हैं। दूर से देखने पर मायावन शहर ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य रत्न जड़ित शहर हो, जो सूर्य की रोशनी में रंग बिरंगे रंगों से चमक रहा हो। मायावान शहर के बाहर एक बड़े पैमाने पर जानवरों का बाड़ा था जो घोड़ों को रोकने में माहिर था। एक नज़र में अनगिनत जमीनी राक्षसी जानवर और उड़ने वाले राक्षसी जानवर सीमाओं को नहीं देख सकते थे। अयान ने खूबसूरत शहर में कदम रखने से पहले जानवरों के बाड़े में एक जगह किराए पर लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। अयान ने एक उम्रदराज गोली निगल ली और मायावान शहर में प्रवेश कर गया। अयान उसकी चमकदार सुंदरता से आकर्षित हुआ। यहाँ तक कि जमीन पर बनी विशाल पत्थर की सड़क भी सुनहरे और चमकदार रंग से रंगी हुई थी। सड़कों पर आम लोगों को देखना लगभग असंभव था। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट या व्यवसायी थे जो यहाँ व्यापार करने आए थे। वहाँ कुछ ही आम लोग दिखाई दिए और उन्होंने मायावान शहर के बारे में काफी समय से सुना था। वे यहाँ पैसा खर्च करने और खेलने आए थे। बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों ने आते ही अपने भेष उतार फेंके, जिससे मानवता का सबसे आदिम अंधकार में पक्ष उजागर हो गया। सड़क के दोनों ओर खुलेआम वेश्यालय खुले हुए थे। इसके अलावा दिन रात हर वेश्यालय का प्रवेश द्वार मेहमानों का स्वागत करने वाली सजी धजी लड़कियों से भरा रहता था। अधिक अतिरंजित लड़की ने कोट भी नहीं पहना था, उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को भी बमुश्किल ढका हुआ था, जिसने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी ओर कई जुआ घर थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिनमें साधारण छोटे जुआ घर से लेकर 7वीं या 8वीं मंजिल पर स्थित विशाल जुआ घर शामिल थे। अद्भुत! अयान ने अपना सिर हिलाया और स्वीकृति खोज के प्रारंभिक बिंदु की खोज करते हुए मायावन सिटी क्वेस्ट स्क्रॉल खोला। जिसने यह मिशन जारी किया था वह एक नीलामी घर था जो मायावान शहर के दक्षिणी जिले में स्थित था, जहां अयान था उससे ज्यादा दूर नहीं। बड़े भाई कृपया मेरी बहन को बचाओ। जैसे ही अयान ने पुस्तक को एक तरफ रख दिया और मायावन शहर में विशाल स्वर्ण अपव्यय गुफा की भव्यता पर प्रशंसा से बोला, कीचड़ से भरा चेहरा लिए एक बच्चा अचानक अयान के पैर से लिपट गया और बुरी तरह से विनती करने लगा। बच्चा लगभग 7 या 8 साल का लग रहा था और उसका चेहरा काला और बैंगनी था। ये स्पष्ट था कि राहगीरों से विनती करते समय उसकी पिटाई की गई थी। अयान को दया आ गई और उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी बहन को क्या हुआ? मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? जब बच्चे ने अयान की बातें सुनी तो वह तुरंत उत्साह में चिल्ला उठा, मेरी बहन बर्बाद हो गई है। वह तो पहले से ही मर रही है। भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप मेरी बहन को कुछ जड़ी बूटियां भी दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अयान ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। मायावान शहर जैसी जगहें अराजक थीं और चोरों और अपराधियों से भरी हुई थीं। यदि किसी साधारण व्यक्ति के पास कोई रक्षात्मक क्षमता या शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं है, तो यहाँ आने पर उन्हें कुछ न कुछ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मायावान शहर में मूल नागरिक नहीं थे और उनमें से 90% से अधिक मार्शल कलाकार थे, इसलिए धीरज साम्राज्य की सेना ने यहाँ कोई बेस स्थापित नहीं किया। दूसरे शब्दों में, मायावान शहर में वे सीधे युद्ध शुरू कर सकते थे। अयान उस छोटे बच्चे के पीछे पीछे चलता रहा।
उसने जो कुछ अपने सामने देखा उससे भी इस बात की पुष्टि हुई। यद्यपि मायावान शहर की इमारतें बहुत खूबसूरत और सुंदर थीं, फिर भी नष्ट हो चुकी इमारतों के खंडहरों को देखना मुश्किल नहीं था। ये सभी दृश्य मार्शल कलाकारों द्वारा रचे गए थे, जिन्होंने अपनी तलवारें बिल्कुल भी नहीं निकाली थीं। बच्चा अयान क्यू को लेकर एक खंडहर के सामने पहुंचा। यह अंदर है। भाई, मेरे साथ आओ। बच्चे का शरीर छोटा हो गया और वह दरवाजे के सामने दो टूटे खंभों के बीच में घुस गया। अयान जल्दी से उसके पीछे गया और एक नज़र में उस छोटे बच्चे की बहन को देख लिया। ये देखकर अयान क्रोधित हो गया। छोटे बच्चे की बहन की उम्र अधिक से अधिक केवल 13 या 14 वर्ष थी। वह वर्तमान में लिंगी की जीर्ण शीर्ण पत्थर की मेज पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बेहद पीला था। वह किस तरह का कमीना आदमी था। वह इतनी छोटी लड़की को भी जाने नहीं देगा। छोटी बच्ची, कैसी हो? अयान उस छोटी लड़की के पास बैठ गया और चिंतित होकर पूछा। उसने लड़की की नब्ज टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय छोटी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने मुंह से एक हल्का लाल पाउडर अयान पर थूक दिया। अयान ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और बचने के लिए तेजी से अपना सिर उठाया। हालांकि उसके पीछे छोटे लड़के ने भी पाउडर का एक टुकड़ा छिड़का। अयान पूरी तरह से असहाय था। वह कैसे सोच सकता था कि ये दो छोटे बच्चे, जिन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अयान पहले से ही बहुत सावधान था। उन्होंने तुरंत ही पाउडर को चकमा दिया और जहरीली गैस को अंदर जाने से बचाने के लिए अपनी सांस भी रोक ली। हालांकि जब पाउडर ने उनके शरीर को दूषित कर दिया तो उनका दिल अचानक बैठ गया और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये दोनों बच्चे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये हल्का लाल पाउडर वास्तव में मानव त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर सकता था। अगर अयान अपनी सांस भी रोक ले तो भी वह इससे बच नहीं पाएगा। इस समय अयान को अपने पैरों पर भारी वजन महसूस हुआ और वह नर्म शरीर के साथ जमीन पर बैठ गया। छोटी लड़की की हरकतें काफी परिष्कृत और तेज थीं। जब वह पत्थर की मेज से उतरी तो उसने पहले ही अयान के हाथ से स्टोरेज की अंगूठी निकाल ली थी। इसके बाद एक लड़का, एक महिला और दो बच्चे दीवार में छेद करके गायब हो गए। अयान ने तुरंत उसके शरीर में हाउतियान चुन्युआन तकनीक का संचार किया, जिससे उसके शरीर में शेष विषाक्त पदार्थ तुरंत साफ हो गए और वह उसका पीछा करने लगा। हालांकि गुफा के बाहर सड़क थी और एक नज़र में लोगों का एक विशाल सागर था। मैं उन बच्चों की जोड़ी कहाँ पा सकता हूँ? मुख्य बात यह थी कि दोनों बच्चों के पास मार्शल आर्ट का क्षेत्र नहीं था और अयान के लिए उनके युआन क्यूई उतार चढ़ाव को ट्रैक करना असंभव था। अपनी खाली उंगलियों को छूते हुए अयान ने खुद को बहुत लापरवाह होने के लिए कोसा, लेकिन वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। सबसे पहले, जब कोई मार्शल कलाकार स्टोरेज रिंग पहनता है तो उसके मालिक को पहचानने के लिए उसे खून गिराना पड़ता है। जब तक मालिक व्यक्तिगत रूप से भंडारण रिंग को नहीं खोलता है या मालिक भंडारण रिंग की बकाया सील किसी और को नहीं सौंपता है, तब तक अन्य लोग इसे प्राप्त करने के बाद भंडारण रिंग को नहीं खोल पाएंगे। दूसरी बात, यदि वे दोनों बच्चे साधारण चोर होते तो उन्हें ढूंढना सचमुच कठिन होता, लेकिन उनके हाथों में जो जहर था वह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। जिस बच्चे के पास ऐसी चीज है उसके पीछे चोरों का एक बड़ा गिरोह जरूर होगा। खैर, चलो पहले नीलामी घर चलें। सौभाग्यवश जब वह पहले मिशन स्क्रॉल की जांच कर रहा था तो उसने उसे लापरवाही से अपनी बाहों में भर लिया। जब तक अधिक स्क्रॉल होंगे तब तक सब ठीक रहेगा। जिस नीलामी घर ने मायावान क्लिफ क्वेस्ट जारी किया था उसे छाया पवेलियन कहा जाता था। सच कहें तो यह नीलामी घर बड़ा नहीं था और मायावान शहर में इसे काफी जर्जर माना जा सकता है। जब अयान यहाँ पहुंचे तो छाया मंडप में 3 नीलामी हॉल थे। नमस्ते, मैं यहाँ एक मिशन के लिए आया हूँ। अयान ने नीलामी घर के प्रमुख को ढूंढा और मिशन स्क्रॉल प्रदर्शित किया। ओह, तो यह संप्रदाय का एक मित्र है। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने तुरंत अयान दुवान का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया और उसके लिए थोड़ा पानी डाला। यह मिशन अयान द्वारा पिछली बार किए गए मिशन से अलग था। पिछली बार ये नृत्यपुर सिटी मिलिट्री द्वारा सीधे जारी किया गया मिशन था, इसलिए रोहित को पता था कि अयान सूर्य चंद्र संप्रदाय का सदस्य था। हालांकि आम लोगों या कुलों द्वारा जारी किए गए मिशन सीधे आधिकारिक संस्थाओं को वितरित किए जाते थे, जो फिर उन्हें विभिन्न संप्रदायों को भेज देते थे। इसलिए बीच में एक अधिकारी था और नीलामी घर के प्रभारी को यह नहीं पता था कि अयान किस संप्रदाय से संबंधित था। क्या आप धधकते अग्नि अजगर के सांप के अंडे चाहते हैं? यहाँ कई मार्शल कलाकार हैं। जब तक आप उन्हें कुछ लाभ देते रहेंगे तब तक बड़ी संख्या में लोग आपको लाभ दिलाने में मदद करेंगे। आप संप्रदाय से मदद क्यों मांग रहे हैं? इसके अलावा आप एक नीलामी घर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सांप का अंडा नहीं मिल सकता? अयान ने चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। आह, यह एक लंबी कहानी है। छाया मंडप के प्रभारी व्यक्ति की एक ही संतान थी। किसी कारणवश उसे बैंगनी रंग के लाल आंखों वाले सांप ने काट लिया। इस सांप का जहर बहुत ठंडा था और केवल ब्लेजिंग फायर पाइथन के अंडे ही इसे विषमुक्त कर सकते थे। हालांकि ब्लेजिंग फायर पाइथन के सांप के अंडे में केवल इस प्रकार का कार्य था। इसके अलावा ये बेकार था। इसके अलावा धधकते अग्नि अजगर का स्वभाव क्रूर तथा ताकतवर था। मूलतः कोई भी इतना नहीं खाएगा कि सांप का अंडा चुरा सके।
इसलिए भले ही नीलामी घर हर दिन 5 फूल संप्रदाय के खजाने की नीलामी करता था, लेकिन कोई अग्नि सांप का अंडा नहीं था। कुछ समय पहले प्रभारी व्यक्ति ने अंडे चुराने के लिए कुछ निष्क्रिय मार्शल कलाकारों को काम पर रखा था। परिणामस्वरूप वे लोग वापस नहीं आए क्योंकि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। यदि उच्च साधना क्षेत्र वाले किसी मार्शल कलाकार को काम पर रखा जाता, तो छाया मंडप इतना बड़ा कमीशन देने में सक्षम नहीं होता, इसलिए वे केवल सरकार से ही मदद मांग सकते थे। तो ऐसा ही है। अयान ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, मैं आपके लिए यह कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। फिर अयान ने प्रभारी व्यक्ति को अपनी स्टोरेज अंगूठी के खो जाने के बारे में बताया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह हल्का लाल पाउडर है? प्रभारी व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह आसान है। केवल मायावान शहर के चोरों का एक समूह ही इस जहर का उपयोग करना जानता है। इसके अलावा चोरों के नेता के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं इसे सीधे वापस पाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ है। अयान ने राहत की सांस ली। जो कोई भी एक स्थान पर नीलामी घर खोल सकता है, उसके कुछ संपर्क अवश्य होंगे, विशेष रूप से नीलामी घर जैसी संस्था, जो अक्सर कुछ भूमिगत गिरोहों को अपना चोरी का माल बेचने में मदद करती है। इसलिए नीलामी घर के मालिक ने जो कहा, उसका अभी भी कुछ महत्व है। प्रभारी व्यक्ति लड़की को बचाने के लिए उत्सुक था और चाहता था कि अयान उस अंगूठी को वापस ले आए, इसलिए वह बिना कुछ कहे तुरंत अयान के साथ चला गया। चोरों का यह समूह बहुत शक्तिशाली नहीं था। उन्हें हाउकिंग गिल्ड कहा जाता था और उनके नाम उनके कार्यों से मेल नहीं खाते थे। हाउकिंग गिल्ड शहर के दक्षिण में स्थित था और वे वहां से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। जब नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने अपना इरादा बताया, तो मूंछों वाले गिल्ड लीडर ने तुरंत हंसते हुए कहा, तो हमने छोटे भाई अयान की स्टोरेज अंगूठी चुरा ली है। ये वास्तव में एक बाढ़ थी जो ड्रैगन किंग मंदिर में घुस गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को दोनों बच्चों की तलाश के लिए ले चलूंगा। दोनों बच्चे बगल के आंगन में एक जर्जर मकान में रहते थे और आंगन में कई चोर शराब पीते और शोर मचाते रहते थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, तो सामने जो कुछ उन्होंने देखा उससे अयान और अन्य लोग दंग रह गए। ये वास्तव में 2 बच्चे थे, एक पुरुष और एक महिला, लेकिन इस समय वे दोनों पहले ही मर चुके थे। यह एक ऐसा चाकू था जो उनके दिलों में घुस गया और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। 8 दाढ़ी वाले गिल्ड लीडर को तुरंत झटका लगा। ये वास्तव में कोई है जो हमारी नाक के नीचे हत्या कर सकता है। अयान जल्दी से आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, उनके मरने के कुछ समय बाद, मुझे डर है कि उनकी मृत्यु का समय 1 मिनट से भी कम है। नीलामी घर के प्रभारी ने चौंकते हुए कहा, अयान, क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा था? अन्यथा वे लोगों को मारने और आपकी भंडारण अंगूठी चुराने के लिए आपका पीछा क्यों करेंगे? नहीं, मैं आज ही मायावान शहर पहुंचा हूं। अयान ने छोटी लड़की की आस्तीन को छुआ और एक गोल मनका निकाला। हॉकी, अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह पलट गया। उसने गुस्से से मूंछ से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो बाज की आंख चुराने की भी हिम्मत की। 8 दाढ़ी वाला कप्तान इतना भयभीत था कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और घबराहट में अपना हाथ लहराया। नहीं नहीं, मुझे 100 हिम्मत दो, मैं इस तरह की चीज चुराने की हिम्मत नहीं करता। अयान ने ईगल आई को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसका दिल धीरे धीरे भारी हो गया। ये छोटी सी चोरी का मामला अब जटिल हो गया है। अयान को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। हालांकि अयान ये पता नहीं लगा सका कि उसे कौन निशाना बना रहा था और क्यों। अयान, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने भी 8 दाढ़ी वाले कप्तान की ओर से दया की गुहार लगाई। भले ही वह ईगल आई जैसी कोई चीज चुराने की हिम्मत करे, कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि मेरा नीलामी घर भी ईगल आई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। हॉकाई एक संचार सुविधा थी जिसे सिग्नलिंग के आधार पर संशोधित किया गया था। ये वास्तविक समय में संचार कर सकता है। यदि एक व्यक्ति बाज की आंख को पकड़े और दूसरा व्यक्ति उसी बाज की आंख को पकड़े, तो दोनों बाज की आंखें सीधे शब्दों में संवाद कर सकती हैं। सिग्नलिंग ऑर्डर की तरह पाठ या आवाज के पैराग्राफ को सहेजने, सिग्नलिंग ऑर्डर जारी करने और अंदर की जानकारी जानने से पहले लक्ष्य मिशन को सिग्नलिंग ऑर्डर प्राप्त होने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ईगल्स आई बहुत महंगी थी, और ये सेना के लिए है। सामान्यतः केवल अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैन्य स्काउट ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संदेश भेजने के लिए ईगल आई का उपयोग करते थे, अथवा युद्ध के दौरान उच्च पदस्थ सैन्य कमांडर ईगल्स आई के माध्यम से सीधे अपने आदेश अग्रिम मोर्चे पर तैनात जनरलों तक पहुंचा सकता था। इसे ईगल आई कहा गया। यह ऐसी चीज थी जिसे बाजार से खरीदना बिल्कुल असंभव था। यहां तक कि सेना में भी यह एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन था जिस तक आम सैनिकों की पहुंच नहीं थी। अयान को कमांडर की बात पर पहले ही विश्वास हो गया था। ईगल्स आई चुराना सेना के खिलाफ लड़ने के बराबर था। ऐसा काम करने के लिए उसके पास कितने जीवन थे? मुझे परवाह नहीं है। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मूंछों वाला कैप्टन घबराकर घटनास्थल से भाग गया। एक बार यह मामला सेना से जुड़ा तो यह बड़ा मामला बन जाएगा। एक मूंछ वाला कैप्टन इसमें शामिल होने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
यह कोई सैन्य अभियान नहीं होना चाहिए। अयान ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि घुमाई, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं था। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने सोच समझकर सिर हिलाया। ईगल आई पर कोई विशेष नंबर नहीं है, जिसका मतलब है कि इसे बनाने के तुरंत बाद ही किसी ने ले लिया था। लेकिन प्रभारी व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अयान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। लेकिन कितने लोगों में इस प्रकार की ऊर्जा थी? हॉकाई को गुप्त रूप से कौन प्राप्त कर सकता है? अयान, अगर तुम्हारी स्टोरेज रिंग में कोई विशेष वस्तु नहीं है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उनकी तलाश न करो। प्रभारी व्यक्ति ने बहुत ही प्रासंगिक बात कही। अयान ने अपना सिर हिलाया। न केवल उसके पास अपनी भंडारण अंगूठी में उसकी अपनी कृपाण थी, बल्कि उसके पास सूर्य देव तकनीक और सफेद ज्वाला बिजली तावीज भी था। ये दो चीजें नहीं खोनी चाहिए। यदि आप इसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना होगा। प्रभारी व्यक्ति ने कहा, हालांकि भंडारण रिंग का मास्टर के साथ अनुबंध होता है और इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता है, लेकिन अगर आर्टिफैक्ट फोर्जिंग विशेषज्ञ हैं, तो वे आपके भंडारण रिंग को कम से कम 3 दिनों के भीतर खोल सकते हैं। कौन है भाई? अचानक अयान की नज़र कमरे के दक्षिण पूर्व कोने की ओर पड़ी। छत के दक्षिण पूर्वी कोने में जमीन पर एक छाया पड़ी थी। छाया तुरंत उड़ गई। अयान ने छत को तोड़कर देखा और छाया को तेजी से उत्तर की ओर तैरते हुए देखा। अच्छा कौशल। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपने दाहिने पैर से छत पर धक्का मारा और फुफकारते हुए उसके पीछे भागा। इस समय अयान के पास ये साबित करने का 100% मौका था कि इस मामले का सेना से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये कि ईगल आई पर कोई नंबर नहीं था, और दूसरा ये कि भागने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त मार्शल कौशल सैन्य कौशल से संबंधित नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति का कौशल अद्भुत था। वह ऊंची इमारतों के बीच आगे पीछे उछलता हुआ टूटी हुई परछाइयों में बदल जाता था। ऐसी कुशलता के कारण भले ही वह चोर था, फिर भी वह चोरों में श्रेष्ठ था। मूंछ गिल्ड लीडर के लिए ऐसा कौशल होना असंभव था। सौभाग्य से अयान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह भागने के रास्ते पर छाया का पीछा करने लगा। इसके अलावा उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। छाया ने पलटकर अयान की ओर देखा। जाहिर है, उन्हें अयान के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसके अगले कदम से अयान क्रोधित हो गया। उस छाया ने वास्तव में अपने हाथ में रखी हुई भंडारण अंगूठी उठा ली थी। ये स्पष्टतः उकसावे की कार्रवाई थी। मेरी भंडारण अंगूठी। अयान ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। यह अवश्य ही वह छाया होगी जिसने चुपके से दोनों बच्चों को मार डाला और भंडारण अंगूठी अपने हाथ में ले ली। वे दोनों तो बस बच्चे हैं। यद्यपि वे छोटे मोटे चोर थे, लेकिन अंततः उनके माता पिता नहीं थे और वे मूंछों के कारण ही भटक गए थे, तो फिर उन्हें कोई और क्यों चाकू मारकर मारेगा? फिर से छाया की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अयान जितना तेज नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टोरेज रिंग को उत्तर पूर्वी ढलान से नीचे फेंक दिया। उसी समय छाया तेजी से दक्षिण पूर्व की ओर भाग गई। उत्तर पूर्वी ढलान के नीचे भीड़ में काले लबादे पहने एक व्यक्ति ने चुपचाप भंडारण रिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भीड़ से गायब हो गया। दूसरे हाथ में चले जाना। अयान ने चोरों के लिए चीजें चुराने के नियमों के बारे में सुना था। सामान्यतः जब कोई चोर कोई चीज चुराता है तो वह उसे तुरंत दूसरे चोरों को सौंप देता है और तब तक ये क्रम जारी रहता है जब तक कि वह खतरे से बाहर न हो जाए। यदि अयान भीड़ में काले कपड़े पहने आदमी का पीछा करता तो संभवतः कुछ पीछा करने के बाद वह उसे खो देता। इस प्रकार उन्होंने अपने भंडारण रिंग की उपेक्षा की और ऊंची इमारतों की छाया का पीछा करना जारी रखा। छाया बहुत चतुर थी। ये कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता था। इसके बजाय उसने इमारत के चारों ओर चक्कर लगाया ताकि अयान उस पर छिपे हुए हथियार से गोली न चला सके। यद्यपि अयान तेज था, लेकिन वह यहाँ के इलाके से परिचित नहीं था और वह कई बार लगभग रास्ता भटक गया। अंततः जब वे दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर थे, अयान ने चिल्लाकर तुरंत शैडो स्टेप्स का प्रयोग किया। कुछ ही देर में वह उस छाया के ठीक सामने पहुंच गया और उसने देखा कि वह छाया एक व्यक्ति था जिसने अपने नाक और मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। वह व्यक्ति अचानक चौंक गया और वह सीधे अयान की बाहों में जा टकराया। उसके हाथ में एक ठंडा खंजर था और मौसम भी उससे भरा हुआ था। शियांशन 9वीं परत, बुरा कौशल नहीं, उच्च दायरे नहीं। अयान ने एक हाथ से खंजर को झटक दिया और उसी समय उसने पलटकर उस आदमी के पैर पर लात मारी। इस किक से अयान ने उस आदमी के घुटने को बेरहमी से वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहां तक कि बछड़े की हड्डी भी टूट गई थी और घनी सफेद हड्डी त्वचा और मांस से बाहर निकल गई थी। वह व्यक्ति निर्णायक भी था। उसने वास्तव में तीव्र दर्द को नजरअंदाज कर दिया और अयान की गर्दन पर खंजर चलाने के लिए पलट गया। अयान ने उस आदमी का बायां हाथ तोड़ दिया, उसका बायां हाथ चाकू में बदल गया और फिर उसके दाहिने हाथ को तोड़ दिया। अंततः वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा। अयान ने उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह केवल 4 या 5 साल का बच्चा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी गतिशीलता तकनीक इतनी अच्छी थी, लेकिन उनकी साधना का क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। आप कौन हैं? तुमने मेरी स्टोरेज अंगूठी क्यों चुराई? तुमने उन्हें क्यों मारा? अयान ने ठंडे स्वर में पूछा। वर्तमान बच्चा भी काफी निर्दयी था। एक कश के साथ बच्चे ने अपना खून अयान के चेहरे पर थूक दिया, लेकिन अयान ने उसे बचा लिया। तभी
बच्चे ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम खत्म हो गए, तुम मर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कठोर बोलने की? अयान ने अपने हाथ पर जोर लगाया और बच्चा फिर से बुरी तरह चिल्लाया। जल्दी से बताओ, तुमने मेरी स्टोरेज रिंग किसे सौंपी? मुझे इसे खोजने के लिए ले चलो। अयान चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से बच्चे के चेहरे पर एक अजीब और भयावह मुस्कान उभरी। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भंडारण रिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया। अगर मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करने को तैयार भी हूं, तो भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। इसी समय अचानक दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रकाश की एक ठंडी किरण चमकी। अयान के हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सका, इसलिए वह केवल चकमा दे सका। प्रकाश की धार अयान को चीरती हुई निकल गई, लेकिन प्रकाश की धार के नीचे एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा दिखाई दिया। लैंसेट ने बच्चे के हृदय पर सटीक निशाना लगाया। बच्चे के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और वह ऐसे ही मर गया। अयान ने गहरी सांस ली और हैरान भाव से दक्षिण पश्चिम की ओर देखा। एक और छाया चमकती हुई गुजरी। जहां तक मृत बच्चे की बात है, तो उसकी आस्तीन से कुछ गिर गया था। अयान ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और वह एक और बाज की आंख थी। धत्तेरी की। अयान, जिसके साथ 3 और 4 बार खिलवाड़ हो चुका था, पहले से ही बहुत क्रोधित था। उन्होंने तुरंत दक्षिण पश्चिम में छिपे हमलावरों का पीछा किया। हालांकि अयान को ईगल आई प्राप्त करने में पहले ही देरी हो चुकी थी। छिपकर हमला करने वाले को कहीं भागना था और बहुत संभव था कि वह नीचे लोगों के विशाल समुद्र में गायब हो गया हो। तुम दौड़ना चाहते हो? अयान ने बच्चे की लाश से विलोपत्ती का ब्लेड अपने हाथ में लिया और फिर अपनी बिजली फोटोइलेक्ट्रिक आंख का इस्तेमाल किया। विलो ब्लेड अवशिष्ट युआन क्यूई उतार चढ़ाव के साथ था। जब अयान ने इसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया, तो उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं जब उसने नीचे लोगों के समूह को देखा। उसने देखा कि लोगों का विशाल समुद्र तुरंत ही उसकी दृष्टि के क्षेत्र में श्वेत प्रकाश का एक विशाल विस्तार बना रहा। जब तक एक मार्शल कलाकार के शरीर में पहला मौसम और युआन क्यूई होता है, तब तक ये निश्चित रूप से इसी प्रकार के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करेगा। अयान ने विलोपत्ती के ब्लेड पर शेष युआन क्यूई के समान ही युआन क्यूई में उतार चढ़ाव पाया। वह आदमी भीड़ में उत्तर की ओर तेजी से भाग रहा है। अयान भी भीड़ से उनका पीछा करते हुए इमारत से जमीन पर उतरा और अपनी दोनों चील जैसी आंखें खोलीं। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला थोड़ा अजीब है। स्पष्टतः उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मायावान शहर में पहुंचते ही उन्हें निशाना बनाया गया। विशेष रूप से उनके लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथियों को भी मार डाला। बच्चे ने कहा कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने अंगूठी स्वीकार करने के लिए हाथ बदले थे। अयान ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी दोनों चील जैसी आंखें खोलीं, लेकिन वे खाली थीं। अंदर की जानकारी मिटा दी जानी चाहिए थी। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि हटाकर अयान ने पीछा करना जारी रखा। उसके सामने खड़ी परछाई को यह पता नहीं था कि अयान उसका पीछा कर रहा है। 2 ब्लॉक चलने के बाद उसकी गति धीमी हो गई। अयान लंबे समय से मछली पकड़ने के लिए खुद को उजागर करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह उस आदमी के पीछे खड़ा रहा और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। जब अयान मायावान शहर पहुंचा तो शाम होने को थी। उसके जाते ही रात हो गई। एक पल में शानदार मायावान शहर तुरंत प्रकाश के शहर में बदल गया। विभिन्न रंगों की असंख्य रोशनियां जल उठीं, जिससे पूरा शहर एक भव्य इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सभी रोशनियां महंगे रंगीन चंद्र पत्थरों से निकलती थीं। कुछ बड़े मनोरंजन स्थलों में तो आश्चर्यजनक रूप से महंगे सूर्य पत्थरों का भी उपयोग किया गया। चंद्रमणि और सूर्यमणि ऐसे अयस्क थे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकते थे और चमकने के अलावा उनका कोई अन्य उपयोग नहीं था। अयान ने हमलावर का पीछा करते हुए एक विशाल परित्यक्त इमारत तक पहुंच गया। यह एक जुआ घर होना चाहिए था। इमारत की बाहरी और भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हे, इस बार मैंने काफी पुरस्कार अर्जित किए हैं, है ना? इमारत के अंदर से एक आवाज आई। अयान ने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके दीवार को अपने अंदर समाहित कर लिया और छिपकली की तरह अंदर चढ़ गया। वह हमेशा ऐसी छायाओं में भटकता रहता था जहां पहुंचना असंभव था। जब वह हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि खाली पड़े हॉल में 4 लोग खड़े थे। छिपकर हमला करने वालों को मिलाकर कुल संख्या 5 हो गई। इन लोगों की साधना का आधार सामान्यतः अधिक नहीं था, तथा वे लगभग 24 या 15 वर्ष के लगते थे। हालांकि उनमें से 3 जियानिटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, अन्य 2 मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, और छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। छिपकर हमला करने वाले ने ईगल आई को पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोला, इस बार मुझे जो इनाम मिला है वह बहुत उदार है। इसे खत्म करने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। हालांकि बाकी 4 चुप रहे। उनकी निगाहों से पता चल रहा था कि वे बहुत घबराए हुए थे या डरे हुए थे। इस समय अयान धीरे धीरे छाया से नीचे उतरा। 5 लोग तुरंत चौंक गए। छिपकर हमला करने वाले ने अयान को घूरते हुए आश्चर्य से कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अयान ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। आप लगातार मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे बताओ कि मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ है?
उन पांचों ने एक दूसरे को देखा, दांत पीसे और अयान की ओर दौड़े। यद्यपि इन लोगों की स्थिति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी बहुत खराब भी नहीं थी। केवल उनकी साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल ही वास्तव में अत्यंत साधारण थे। सूर्य चंद्र संप्रदाय का अनुयायी अयान उनसे कैसे डर सकता था। उसने मौके पर ही अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी शक्तिशाली युआन क्यूई से उन सभी पांचों को उड़ा दिया। जब वे पांचों जमीन से उठे और अयान की ओर फिर से देखा तो उनकी आंखें भय से भर गईं। जाहिर है, उन्हें अयान के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। वे पांचों तुरंत उठे और घबराकर चारों दिशाओं में भाग गए। जब हमलावर भाग रहा था तो उसने युआन क्यूई से अयान की ओर 5 हल्की ब्लेडें भी दागीं। 5 लैंसेट। उसी समय अयान उसका पीछा करने वाला था। डिंग! एक ही समय में 5 तीखी आवाजें सुनाई दीं। ईगल आई! अयान ने भौहें सिकोड़ीं। ये ईगल आई से आ रही सूचना की आवाज थी। जो 5 लोग बचकर निकले थे वे इमारत के अंदर से भागने वाले थे। चील की आंखों की आवाज सुनकर उनके शरीर अकड़ गए। उन पांचों ने अपना सिर नीचे किया और ईगल आइज की ओर देखा। उन पांचों के चेहरे एकदम बदल गए। वे पीले और मौत की तरह पीले थे। तभी एक अजीब दृश्य घटित हुआ। उन पांचों ने अपने हथियार निकाले और चेहरे पर भय के भाव लिए अयान की ओर दौड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम मरना नहीं चाहते हो। अयान ने कभी नहीं सोचा था कि ये पांचों साथी न केवल भाग पाएंगे बल्कि आगे बढ़ने का साहस भी करेंगे। हालांकि उन 5 लोगों के हमले घातक थे। उन सभी ने अयान के गले, हृदय और कनपटी पर प्रहार किया। इस तरह वे अंत तक अयान से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। तुम मुझे मारना चाहते हो। अयान बहुत गुस्से में है। मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए मायावान शहर आया था। तुमने न केवल मेरी अंगूठी चुरा ली बल्कि तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे मार भी रहे हो। अयान ने पहले व्यक्ति के हमले को गुस्से से दूर धकेल दिया और बेरहमी से उस व्यक्ति की छाती पर अपनी हथेली पटक दी। इस हथेली ने पहले व्यक्ति की पसलियों को पूरी तरह से तोड़ दिया और यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी मांस के टुकड़ों में बिखर गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब बाकी चारों ने अयान की अद्भुत ताकत देखी तो उनके चेहरे भय से भर गए। यहां तक कि उनके हमलावर हाथ भी कांपने लगे। हालांकि वे अभी भी रुकने को तैयार नहीं थे, मानो वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि वे स्वयं अयान को मार न डालें। रुकना! अयान दहाड़ा। उन चारों ने अयान की बातों को अनसुना कर दिया और बार बार ठंडे हथियारों और तेज ब्लेडों से अयान के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया। अयान ने दांत पीसकर अपनी युआन क्यूई अपने दाहिने पैर में उड़ेल ली। उसने अपने हृदय भेदी पैर से दूसरे व्यक्ति की छाती पर लात मारी। एक भयंकर युआन क्यूई उस व्यक्ति की छाती में घुस गई, जिससे उसका धड़कता हुआ दिल वहीं चकनाचूर हो गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ क्षैतिज रूप से हिलाया। उसका दाहिना हाथ, जो युआन क्यूई से चमक रहा था, तीसरे व्यक्ति की गर्दन पर वार कर गया, जिससे उस व्यक्ति की गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गया। चौथा व्यक्ति अयान के हमले को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। वह तुरंत अयान की पीठ पर लेट गया, लेकिन अचानक अयान की गर्दन पर काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। अयान ने पीछे की ओर इशारा किया और सीधे उस व्यक्ति की कनपटी पर चाकू घोंप दिया। चौथे व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हुई और उसकी तुरंत मौत हो गई। क्या तुम सब पागल हो? अयान ने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ा। आखिरी चीज जो बची थी वह था छिपकर हमला करने वाला। अयान ने कई हताश मार्शल कलाकारों को देखा था। हालांकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके पास कोई कारण, कोई घृणा और मौत से लड़ने के लिए कोई घृणा न हो। विशेषकर जब उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे, तब भी वे पागलों की तरह आगे बढ़ते रहे। रुकना! अयान ने हाथ से इशारा किया और सख्ती से चिल्लाया। छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति पहले तो विलोपत्ती की पत्ती पकड़कर अयान की ओर दौड़ा था, लेकिन जब उसने अयान के शब्द सुने तो वह तुरंत रुक गया। आगे प्रयास करो, मैं दया नहीं दिखाऊंगा, अयान चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति पुतोंग की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सचमुच अपना चेहरा ढक लिया और रोते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहता। मैं सचमुच मरना नहीं चाहता हूं। अयान को लगा कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह अकल्पनीय था। वह चिल्लाया, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मुझ पर आक्रमण किया? आपने मेरी स्टोरेज रिंग किसे सौंपी? अयान को चिंता थी कि यह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने सलाह दी, चिंता मत करो, मैं सड़क के नियमों को समझता हूं। अगर मैं कुछ खो देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। कृपया कीमत तय करें। मैं अपनी संग्रहण अंगूठी वापस लेने को तैयार हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे मरने तक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर आसानी से दूसरों के साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। जब तक कोई खोया हुआ व्यक्ति उन्हें ढूंढने नहीं आता, तब तक भले ही वे चुराया हुआ खजाना लौटा दें, मालिक उसे जाने नहीं देगा और फिर भी उन्हें पीड़ा देकर मार देगा। इसीलिए अयान ने ऐसा कहा। छुपकर हमला करने वाले को मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्त होने दें। मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको नहीं मारूंगा तो मैं स्टोरेज रिंग वापस खरीदने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अयान ने पहले ही परोपकार करने की पूरी कोशिश कर ली थी। हालांकि छुपकर हमला करने वाले ने जरा भी आराम नहीं किया। इसके बजाय वह रोया और चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक वह अयान से टकरा गया।
छिपकर हमला करने वाले के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू अयान के गले को घूर रहा था। वह अभी भी अयान को मारने का इरादा रखता था। धत्तेरी की, अयान ने छुपे हमलावर को बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। अंततः हमलावर भी मारा गया। आखिर कौन मेरे साथ खेल रहा है? यहाँ से चले जाओ। अयान क्रोधित हो गया और उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, जिससे पूरी इमारत उछल गई। ब्लेड के दुश्मन स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से लापरवाह थे, लेकिन जिन लोगों को अयान ने मार डाला था वे सभी बिना किसी शिकायत या दुश्मनी के थे और वे पहले कभी मिले भी नहीं थे। अयान ने गुस्से से 2 बार दहाड़ लगाई, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान देने के लिए आगे नहीं आया। वह केवल 5 लोगों के कपड़ों में से 5 चील की आंखें ही ढूंढ पाया। पुनः ईगल आइज खोलने पर पाया कि 5 ईगल आइज पूरी तरह से खाली थीं। उन्होंने पहले अपनी ईगल आइज को स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था और वे अस्थायी रूप से मिट गए थे। भारी और क्रोधित मन से अयान इमारत से बाहर निकला और सबसे पहले छाया मंडप नीलामी घर लौटने की तैयारी की। वह दुखी और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यदि शत्रु उससे खुलकर लड़े तो बेहतर होगा। हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि दुश्मन कौन है। अयान ने लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारा। उन्होंने हमेशा विवरणों पर ध्यान दिया था और इन लोगों के बीच संबंधों का अवलोकन किया था। पता चला कि उन लोगों में लगभग कुछ भी समान नहीं था। वे सभी अलग अलग मार्शल तकनीकें अपनाते थे और वे परिचितों की तरह बात नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ऐसे लोगों का समूह हो जो एक दूसरे को जानते ही नहीं। वे अचानक आत्महत्या करने के लिए बाहर निकले। मायावान शहर में रात बहुत जीवंत थी। अनगिनत पुरुष और महिलाएं अपनी युवावस्था का आनंद ले रहे थे और इस शहर से मिलने वाली ताजगी भरी अनुभूति का आनंद ले रहे थे। जब अयान उस गली में लौटा जहां छाया मंडप नीलामी घर स्थित था, तो उसे शत्रुता की भावना महसूस हुई और उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया। अयान के कदम धीमे हो गए और उसने अपना सिर उठाकर शत्रुता की दिशा में देखा। उसकी नज़र घनी भीड़ को चीरती हुई अंततः दूरी पर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसने हल्के पीले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका पीला हुड नीचे लटक रहा था तथा छाया उसके चेहरे पर छा गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव हो गया था। अयान ने यह महसूस करने के लिए कि तलवार थामे हुए व्यक्ति कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं है, एक मार्शल कलाकार की तीव्र सूंघने की शक्ति का उपयोग किया। जब अयान उसे देख रहा था तो पीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने भी अपना सिर उठाया। उसकी तीखी निगाहें परछाई को भेदती हुई अयान की निगाह से जुड़ गईं। मास्टर, अंदर आइए और खेलिए। 3 नग्न महिलाएं दोनों तरफ से दौड़कर आईं और अयान को गले लगाने लगी तथा उसके शरीर से रगड़ने लगी। इसी समय दूर खड़ा अनिल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इस पैर के नीचे हवा की लहरें उठीं और सड़क पर मौजूद लोगों को पूर्व और पश्चिम की ओर उड़ा दिया। कितनी निराशा है। वेश्यालय की लड़कियां अपने होंठ सिकोड़कर पैदल चलने वालों की तरह लापरवाही से चली गईं। 1 मिनट से भी कम समय में पूरी सड़क नाचने लगी। मायावान शहर के इन लोगों ने सचमुच दुनिया देखी थी। यदि वे अन्य शहरों में होते तो जब तक वहां मार्शल कलाकार लड़ने के लिए मौजूद होते तब तक नागरिक निश्चित रूप से घबराकर भाग जाते। हालांकि मायावान शहर के लोग इस दृश्य को देखने के आदी हो चुके थे और वे सहजता से वहां से चले गए। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना शरीर हिलाया और एक बड़ा चाप खींचा जो अयान के सामने 5 मीटर तक तैर रहा था। क्या आप भी वे लोग हैं? अयान ने पीले वस्त्र वाले आदमी को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। पीले वस्त्र पहने आदमी ने अपना हुड उठाया। उसका चेहरा 18 या 19 साल का लग रहा था और उसकी ठोड़ी पर एक निशान था। वह मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। तभी पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कुछ अर्थपूर्ण बात कही। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां सौंप दो। अगर यह मामला खत्म भी हो जाए तो यह आपके और मेरे लिए अच्छा होगा। अयान जोर से हंसा और बोला, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? इससे मुझे क्या लाभ होगा? आप वास्तव में कौन हैं? तुम काय कछुआ क्यों बन गए और मुझसे खुलकर युद्ध करने का साहस क्यों नहीं किया? पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी तलवार पकड़ी और कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पूछताछ नहीं करनी चाहिए। आपकी ताकत को देखते हुए आपको काफी मजबूत होना चाहिए। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई आप पर नजर रख रहा है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों खुश रहेंगे, अन्यथा यह न तो आपके लिए अच्छा होगा और न ही मेरे लिए। तुम्हारी बात सुनो। अयान ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि मैं आपको मना नहीं सकता। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। अपने दाहिने अंगूठे से उसने एक बर्फीली कृपाण को म्यान से बाहर निकाला, जिससे एक ठंडा विराजमान दिखाई दिया। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक साधारण आकार की कृपाण का प्रयोग किया। पूरा ब्लेड 1 मीटर से भी कम लंबा था, बहुत हल्का और तेज था। उसे तेज गति वाली कृपाण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इस बारे में कैसा है? अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वापस जाओ और पर्दे के पीछे के लोगों से कहो कि अगर वे मुझे मेरी स्टोरेज रिंग दे देंगे तो मैं इस मामले में भाग लेना जारी नहीं रखूंगा। अन्यथा जब तक तुम अपनी तलवार निकालने का साहस कर सकते हो तब तक हम अंत तक लड़ते रहेंगे। अगर मुझे पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिल गया तो मैं कभी नहीं रुकूंगा।
आप स्वयं ध्यानपूर्वक विचार करें। क्या मुझे उकसाना उचित है? आपकी आवाज़ काफ़ी ऊंची है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप मेरे पीछे के लोगों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी कृपाण निकाल ली और अयान की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मरने से पहले मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम सचमुच निर्दोष हो। पहले तो उन लोगों ने आपके साथ कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई थी। वे बस आपकी स्टोरेज रिंग छीनना चाहते थे। लेकिन आप इसे जाने देने को तैयार नहीं हैं। आप जांच पर जोर देते हैं। अब जब आप और भी गहरे जा रहे हैं, तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद पीले वस्त्र वाला आदमी जमीन से उठा और चिल्लाया, साफ हवा का झोंका। उसके हाथ में तलवार एक ही क्षण में सैकड़ों बार घूम गई। 100 से अधिक 2 अंगुल चौड़ी और आधे मीटर से अधिक लंबी कृपाणनुमा रोशनियां एक हिंसक तूफान की तरह अयान की ओर बरसीं। हर कोई मार्शल आर्ट के रास्ते पर लंबी दूरी तक नहीं चल पाता। उनमें से अधिकांश पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, और जब वे ज़ियानिटियन क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अक्सर उनके जीवन के बाकी हिस्से में स्थिरता आ जाती है। मार्शल आर्ट क्षेत्र एक ओर परिश्रम और कड़ी मेहनत पर निर्भर था और दूसरी ओर मार्शल आर्ट प्रतिभा पर। ओलिवर ऐसे ही व्यक्ति थे। मायावान शहर, 1 महीने पहले। ओलिवर खून चूसने वाला व्यक्ति था। जब वह 25 वर्ष का था, तब से उसने पाया था कि उसकी साधना जियानतियान क्षेत्र के 8वें स्तर पर बनी हुई थी। उन्होंने 5 साल तक कोई गतिविधि नहीं की थी, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखने की अपनी योजना छोड़ दी। इसके बजाय वह एक भाड़े का सैनिक बन गया और अन्य लोगों के साथ मिलकर 40 से अधिक भाड़े के सैनिकों का एक समूह बना लिया। आमतौर पर वह मायावान चट्टान के बाहर जाकर राक्षसी जानवरों को मारता था और बेचने के लिए कुछ फर और पंजे लाता था। कुछ सोने के सिक्कों के बदले में वह उन्हें मायावान शहर में उड़ा देता था। इस तरह के व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपना सिर बैल से बांध लेते हैं। कल नहीं था, उसे नहीं पता था कि वह कब एक राक्षसी जानवर के पंजे के नीचे मर जाएगा। इसलिए उन्होंने आनंद पर अधिक ध्यान दिया। ये कहा जा सकता है कि वह खाने पीने, वेश्यावृत्ति और जुआ खेलने में माहिर था। इस दिन, हमेशा की तरह, ओलिवर कैसीनो से बाहर आया और उसकी जेब खाली थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जो 3000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की थीं, वे सब बर्बाद हो गईं। अरे, आजकल तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। यदि आप मायावान क्लिफ पर वापस जाते हैं और जुए का पैसा कमाते हैं, तो आप निश्चित रूप से और भी अधिक जीतेंगे। भाड़ में जाओ। कोई आंखें नहीं। भीड़ में ओलिवर को चोट लग चुकी थी और वह पहले से ही दुखी था, लेकिन अब वह और भी अधिक बदकिस्मत महसूस कर रहा था। जब उसने गाली दी और अपनी कमर रगड़ी तो उसे अचानक पता चला कि उसकी जेब फूल गई है। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और एक चमकदार चांदी की गेंद निकाली। यह क्या बदतमीजी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका कोई मूल्य है। ओलिवर उत्सुकता से उस गोले को हाथ में पकड़े हुए था। इस समय गोले ने एक तीखी डिंग ध्वनि दी। गेंद खुल गई और अंदर की प्रतिदीप्ति ने पाठ की एक पंक्ति बना दी। किसी भी महिला के नितंब को छुओ। इनाम 200 स्वर्ण सिक्के हैं। यह क्या है? ओलिवर ने अपना सिर खुजाया और गेंद को सड़क किनारे कूड़े में फेंक दिया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह हंसा और सड़क के किनारे से गुजर रही एक महिला के नितंबों को पकड़ लिया। उसने महिला के अपमान को नजरअंदाज कर दिया और गर्व से सीटी बजाना जारी रखा। उसके पास एक खामोश राहगीर दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने जल्दी से ओलिवर के हाथ में कुछ ठूंस दिया और तेजी से चला गया। ओलिवर हैरान था। उसने बैग खोला और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। थैला वास्तव में सोने के सिक्कों से भरा था, लेकिन सोने के सिक्के के नीचे की गेंद ने ओलिवर को आश्चर्यचकित कर दिया। अरे, क्या ये वही चीज़ नहीं है जिसे मैंने अभी फेंक दिया? ये वापस क्यों आया? मुझे पैसे किसने दिए? ये सही है। ओलिवर को अचानक वे शब्द याद आ गए जो बॉल में बोले गए थे। क्या ये सच हो सकता है? डिंग! गोला फिर से बजा। गोला खुल गया और अंदर की प्रतिदीप्ति ने शब्दों की एक नई पंक्ति बना दी। एक भाप से पका हुआ रोटी चुरा लो। समय सीमा 5 मिनट है। इनाम है 500 स्वर्ण मुद्राएं। क्या ऐसी कोई अच्छी बात है? ओलिवर ने बाईं और दाईं ओर देखा और उसे स्टीम्ड बन बेचने वाली एक दुकान दिखी। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक भाप से पका हुआ बंस अपनी छाती में ठूंस लिया। उनकी कुशलता से यह कार्य पूरा करना कठिन नहीं था। जब उसे स्टीम्ड बन मिल गया, उसके 10 मिनट के भीतर ही एक चुपचाप बैठा व्यक्ति आया और उसने ओलिवर के हाथ में एक थैला थमा दिया। जब थैला खोला गया तो उसमें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला था। ये ठीक 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। हे भगवान, क्या ये ठीक है? फिर पैसा बहुत तेजी से आता है। यह मेरे लिए मायावान चट्टान पर जाकर खोज करने से कहीं अधिक आसान है। ओलिवर मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि उसे पैसे किसने और क्यों दिए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जो व्यक्ति अपने जीवन से धन कमा सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन से कमाया हुआ सारा धन कुछ ही दिनों में गंवा सकता है, वह इतना नहीं सोचेगा। अगले 3 दिनों में ओलिवर को कई तरह के अजीब मिशन मिले। इनमें से प्रत्येक मिशन अधिक कठिन था और पुरस्कार भी अन्य की तुलना में अधिक थे। चौथे दिन तक उसे एक हत्या मिशन मिला। इस मिशन का इनाम 3000 स्वर्ण सिक्के थे।
ओलिवर निर्दयी था। पीछा करने की कटौती। देर रात एक शराबी लड़खड़ाते हुए गली से गुजरा। ओलिवर अचानक गली से बाहर कूद पड़ा और उसने शराबी को चाकू घोंपकर मार डाला। आधे घंटे बाद उसे 3000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। गेंद बजी। अगला मिशन 5 लोगों को मारना था। इनाम था 10,000 स्वर्ण सिक्के। यद्यपि ओलिवर एक भाड़े का सिपाही था जिसने पैसों के लिए अपनी जान दे दी थी, फिर भी वह किसी भी मायने में एक अत्यंत क्रूर डाकू नहीं था। बात बस इतनी थी कि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार मिशन पर था और आसानी से उसे कलम और ब्रश इनाम में मिल जाता था, जिससे धीरे धीरे उसके दिल में इच्छा जागृत हो रही थी। वास्तव में वह नियंत्रण से बाहर हो चुका था और अंततः वह लोगों की हत्या करने के रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन अब एक को मारना तो हत्या थी ही, 5 को मारना भी हत्या थी। इस रात ओलिवर हमेशा की तरह बेहद उत्साहित मूड में था। उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वह पूरे पश्चिमी शहर में घूमता रहा और हर समय अवसरों की तलाश करता रहा। भोर होते होते उसने अंततः 5 निर्दोष राहगीरों की हत्या कर दी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं समय पर उसके पास पहुंच गईं। हा 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 हा, ओलिवर ने पैसे पकड़ते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसका मस्तिष्क लकवाग्रस्त हो गया था और अब वह हत्या का अपराध बोध महसूस नहीं कर सकता था। वह पैसा कमाने के इस आसान तरीके से अंधा हो गया था। जब तक वह पैसा कमा सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। डिंग, गेंद खुली। अगला खोज, धारावाहिक खोज। पुरस्कार, अगले 5 मिशनों को पूरी तरह से पूरा करने के बाद आपको द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की ओरिजिन टेम्परिंग पिल प्राप्त होगी। ओलिवर दंग रह गया। 1 टियर 2 मूल टेम्परिंग गोली। यह एक ऐसा खजाना था जो किसी भी मार्शल कलाकार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। यदि उसे ऐसी गोली मिल जाए तो शायद उसका राज्य थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यदि वह जियानेटियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक आगे बढ़ गया तो भाड़े के सैनिकों में उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा। इसके तुरंत बाद पहला मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियानेटियन क्षेत्र का 3रा स्तर हो। मार्शल आर्टिस्ट। ओलिवर हैरान रह गया। इससे पहले उसने केवल आम लोगों को ही मारा था, लेकिन इस बार उसका मिशन मार्शल कलाकारों को मारना था। हालांकि वह जियानेटियन क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर था। वह जियानेटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। क्या वह अभी भी डर जाएगा? एक दिल दहलाने वाले हमले के बाद ओलिवर का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने आसानी से एक जियानेटियन 3रे स्तर के मार्शल कलाकार पर हमला कर दिया। दूसरा मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियानेटियन क्षेत्र का 5वां स्तर हो। ओलिवर ने कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। एक तीसरा मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियानेटियन क्षेत्र का 7वां स्तर हो। ओलिवर यी ने टियर 2 ओरिजिन टेम्परिंग पिल के लिए अपने दांत पीस लिए। शाम होने से पहले उसने एक जियानेटियन 7 दान शराबी का लंबे समय तक इंतजार किया था और सही अवसर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने उसे मारने का अवसर लिया। चौथा मिशन सामने आया। 10 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियानेटियन क्षेत्र का 8वां स्तर हो। इस मिशन में ओलिवर असफल रहा। उसकी ताकत इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। वह एक जियानेटियन 8वीं परत मार्शल कलाकार थे जो युद्ध के बाद गंभीर चोटों के साथ बच निकले थे। डिंग, गेंद बजी। मिशन विफल। सजा, मौत। मैं अब और नहीं खेल रहा हूं। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। ओलिवर डर गया। वह भयभीत होकर गेंद की ओर चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ओलिवर भाग निकला और ठंडी रात की हवा में उड़ गया। हालांकि अचानक एक काली छाया हवा में इमारत से नीचे कूद गई। छाया ने अपनी कृपाण उठाए और ओलिवर का सिर काट लिया। जब छाया जमीन पर उतरी तो उसके शरीर से एक तीखी डिंग ध्वनि आई। छाया ने गोले को खोला और उस पर 4 शब्द लिखे थे, मिशन पूरा हुआ। पिछले महीने से मायावान शहर में शांति कम हो गई है। कई लोगों को एक रहस्यमय गेंद मिली थी और रहस्यमय परिस्थितियों में उन्हें और भी रहस्यमय खोज प्राप्त हुई थी। वे मिशन एक दूसरे से संबंधित नहीं लगते थे, लेकिन पुरस्कार अक्सर असाधारण रूप से उदार होते थे। कुछ लोगों को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने सीधे गेंद को फेंक दिया। अन्य लोग मिठास का स्वाद चखने के बाद उत्साहित हो गए और एक के बाद एक कार्य करने लगे। अधिकांशतः वे मिशन प्राप्त करने के बाद अपना कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके कुछ कार्य एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। एक साथ मिशन पूरा करने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोगों को बुरा लगने लगा क्योंकि उन मिशनों की कठिनाई हमेशा बढ़ती ही जाती थी, जब तक कि यह उनकी क्षमता से अधिक न हो जाए। जब वे हार मानने ही वाले थे तो उनसे कहा गया कि वे खेल न छोड़ें। इस समय कुछ अज्ञात लोग सामने आते और इन दलबदलुओं को मार डालते। अचानक मायावान शहर के सभी खेल सदस्य, जो पहले से ही कठिन कार्य में शामिल थे, घबरा गए क्योंकि वे जानते थे कि सजा कितनी गंभीर थी। कई खेल सदस्यों ने तो व्यक्तिगत रूप से कुछ दलबदलुओं को मौत के घाट भी उतार दिया था। यही वह क्षण था जब भोर हुई, जिसने खेल के भयभीत सदस्यों को निराशा से बचाया। ये खेल 40 दिनों तक चलेगा। 40 दिनों के बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
जो लोग बचेंगे उन्हें स्थानीय शारीरिक शोधन तकनीकों की एक गुप्त पुस्तिका दी जाएगी। इस इनाम ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत खेल सदस्यों को पागल कर दिया, लेकिन जो बात उन्हें और भी अधिक पागल बना रही थी वह ये थी कि उन्हें पता था कि खेल का अंत कहाँ है। यदि वे दृढ़ रहें तो वे अंत तक जीवित रह सकेंगे। जब खेल 35वें दिन तक पहुंच गया तो केवल अंतिम 5 दिनों में, जब खेल के बड़ी संख्या में सदस्य बहुत खुश थे, उन्हें कुछ बहुत ही विशेष खोजें प्राप्त होने लगीं। सबसे पहले लगभग 20% खोज खिलाड़ियों को ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं, फिर 30% को ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं, और फिर 40% या यहाँ तक कि 50% को भी ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं। ये सभी अतिव्यापी खोजें एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करती थीं, काले कपड़े वाला आदमी। तब से जिस किसी को भी ओवरलैपिंग मिशन प्राप्त हुआ, उनके हाथों में मौजूद बाज की आंखें उच्च आवृत्ति पर बजने लगीं। लगभग हर बार वे काले कपड़े वाले आदमी को बताते कि वह इस समय कहाँ है। मितेश एक दूसरे स्तर का ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल कलाकार था और उसका मानना था कि उसकी ताकत असाधारण थी, इसलिए वह अंत तक निश्चित रूप से जीवित रह सकता था। इस दिन उन्हें काले कपड़े वाले व्यक्ति से एक और मिशन मिला। मिशन की सामग्री: काले कपड़े वाले व्यक्ति की निगरानी करना और भागने की कोशिश करने वाले मिशन खिलाड़ी को मारना। मितेश छिपकर हमला करने और हत्या करने में माहिर था। वह बाज की आंख से खेलता हुआ व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वह काले कपड़े वाला आदमी मेरे बहुत करीब है। वास्तव में उनके पास एक अद्वितीय लाभ है। मिशन प्रॉम्प्ट का पालन करते हुए मितेश साउथ सिटी पहुंचे। वह मिशन के गंतव्य पर पहुंचा, एक इमारत ढूंढी, उसमें छिप गया और खिड़की से सड़क पर झांकने लगा। आज सड़क असाधारण रूप से सुनसान थी। काले कपड़े पहने एक आदमी सड़क पर खड़ा था। सड़क के दूसरी ओर पीले वस्त्र पहने एक आदमी खून से लथपथ बैठा था। ये वही है। मितेश ने चुपचाप सिर हिलाया और अंततः पहली बार रहस्यमय काले कपड़े वाले आदमी को देखा। मैं नहीं जानता कि यह बच्चा कितना शक्तिशाली है। उन्होंने वस्तुतः लगभग 50% गेम खिलाड़ियों को सचेत कर दिया। हर कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मितेश बहुत उत्सुक था और देखता रहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? सड़क पर काले कपड़े वाला आदमी अपना सिर नीचे झुकाए पीले कपड़े वाले आदमी से बात कर रहा था। पीले वस्त्र पहने आदमी ने खून का एक बड़ा कौर खांसकर बाहर निकाला और उदास होकर मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी। खांसी, तुम वास्तव में मुझे हरा सकते हैं। मुझे मार डालो, काले कपड़े वाले आदमी ने गहरी आवाज में कहा। मैंने पहले ही कहा था, जिस क्षण आपने अपनी कृपाण खींची, यह मामला खत्म नहीं होगा। क्या तुम सब मौत की भीख मांग रहे हो? मैं तुम लोगों को वह नहीं मिलने दूंगा जो तुम चाहते हो। ये कहकर काले कपड़े वाला वह आदमी बिना रोक टोक के चला गया और धीरे धीरे रात में उसका रूप लुप्त हो गया। मितेश ने चुपचाप सिर हिलाया। जब काले कपड़े वाला आदमी पूरी तरह से गायब हो गया तो वह खिड़की से सड़क पर कूद गया और पीले कपड़े वाले आदमी के पास जा गिरा। माफ करना दोस्त, मितेश ने बर्फीला खंजर निकाला और पीले वस्त्रधारी व्यक्ति से कहा, तुम्हें पता है, मैं इस मिशन के लिए तुम्हें मारने से खुद को नहीं रोक सकता। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह शांत भाव से वास्तविकता को स्वीकार करने लगा। चलो ये करते हैं। मितेश ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े खंजर से पीले वस्त्रधारी व्यक्ति के हृदय पर वार कर दिया। लगभग उसी समय मितेश का खंजर पीले वस्त्रधारी आदमी के मांस और खून को भेदने वाला था। अचानक एक बहुत बड़ी ताकत आए और उसने मितेश के पैर पर जोरदार लात मारी। इस किक ने मितेश को सीधे एक घुटने पर जमीन पर गिरा दिया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गई थीं। आप, क्या तुम नहीं गए? उसके पीछे काले कपड़े पहने वह आदमी खड़ा था जो उदासीन निगाह से उसकी ओर देख रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पर एक बाज की नजर होनी चाहिए, काले कपड़े वाले आदमी ने उदासीनता से कहा। मितेश को बहुत धक्का लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपनी युआन क्यूई को खंजर के चारों ओर लपेटते हुए काले कपड़े वाले आदमी की ओर उड़ चला। उसी समय मितेश बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और भाग गया। हालांकि काले कपड़े पहने आदमी की ताकत थोड़ी अकल्पनीय थी। मितेश ने जो खंजर फेंका था वह एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल था, लाइफ सीजिंग फ्लाइंग लीफ हैंड। हालांकि ऐसे शक्तिशाली मार्शल कौशल को काले कपड़े वाले व्यक्ति ने एक थप्पड़ से उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ से मितेश की ठोड़ी को सहारा दिया और दाहिने हाथ से मितेश का सिर पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ मितेश का दिल धड़कना बंद हो गया और अविश्वास के भाव से उसकी आंखें मौत की तरह धूसर हो गईं। तुमने मुझे क्यों बचाया? पीले वस्त्र पहने आदमी ने कोने पर झुककर एक दयनीय मुस्कान के साथ पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे सहानुभूति रखते हो, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। आपके शब्दों के लहजे से तो आपको इस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में और अधिक पता चल जाना चाहिए। तुम मुझे नहीं बचा सकते, पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दुखी होकर कहा। आप मुझे एक बार तो बचा सकते हैं, लेकिन जीवन भर नहीं बचा सकते। काले कपड़े वाला आदमी नीचे बैठ गया और अपना चेहरा पीले कपड़े वाले आदमी के चेहरे के करीब ले आया। वह फुसफुसाया, मैंने तुम्हें बचाने का कभी इरादा नहीं किया था। मुझे डर है कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, लेकिन मैं बस ये सोच रहा था, क्या तुम सचमुच इस तरह दूसरों के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हो?
भले ही आप मर जाएं, लेकिन आपने कभी प्रतिरोध करने के बारे में नहीं सोचा। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। शायद मैं तुम्हारा बदला ले सकूं। पीले वस्त्र वाला आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा। मुझे तुम्हारा अहंकार पसंद है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप सचमुच उन्हें हरा सकते हैं। भले ही यह घृणित हो, यह इसके लायक है। बेटा, यहाँ आओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप पीले कपड़े पहने आदमी की बात सुनने लगा। इस समय सड़क के दूसरी ओर, उस इमारत के सामने वाली इमारत में जहां मितेश छिपा हुआ था, खिड़की के पास खड़ा आदमी काले कपड़े वाले आदमी और पीले लबादे वाले आदमी को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देख रहा था। वह पलटा और धीरे से नीचे बैठ गया तथा अपने हाथ में पकड़ी हुई ईगल्स आई को खोल लिया। 2 खिलाड़ी असफल हो गए हैं। एक की मृत्यु हो गई, दूसरे को धोखा दिया गया। नए मिशन निर्देशों का अनुरोध करें। जैसे ही वह बोल रहा था, वह आदमी पलटा और सड़कों में हो रहे बदलावों को देखने लगा। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति उदासीन भाव से उसकी ओर देख रहा था। आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। खिड़की पर बैठा हुआ वह काले कपड़े वाला आदमी था। इस समय काले कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से कहा, आपको अगले मिशन निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में युआन की चमक उठी। आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि अचानक उसकी निगाहें उलट गईं और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से खिड़की से नीचे छलांग लगाई और उस आदमी के हाथ से बाज की आंख ले ली। उन्होंने कहा, बातचीत का समय आ गया है। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा था। रात में मायावान शहर की समृद्धि देखी जा सकती थी। हालांकि कमरे में कोई चंद्रमणि नहीं थी और वे धुंधले अंधेरे में फंसे हुए थे। एक अजीब मुस्कान वाला मुखौटा पहने एक आदमी कुर्सी पर झुका हुआ था और अपने हाथों में चील की आंखों के साथ दिलचस्पी से खेल रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 सेकंड पहले ईगल की आंखों के भीतर से एक आवाज आई थी, जो मिशन का हिस्सा नहीं थी। बातचीत का समय आ गया है। नकाबपोश आदमी के बगल में 4 गंभीर लेकिन ताकतवर गार्ड खड़े थे। इन चारों पहरेदारों की हंसने की हिम्मत नहीं हुई। उनके चेहरों पर दिख रहे हत्या के इरादे से पता चल रहा था कि वे 4 मार्शल आर्ट के अनुभवी खिलाड़ी थे, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच कई लड़ाइयां लड़ी थीं। ये चारों रक्षक अत्यंत कुशल थे। जब नकाबपोश व्यक्ति ने उनका अभिवादन नहीं किया तो वे 4 मूर्तियों की तरह स्थिर हो गए। वे सांस की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। नकाबपोश आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ईगल की आंखों में जब से काले कपड़े वाले आदमी ने अपना पहला वाक्य कहा था, तब से कोई आवाज नहीं थी। लेकिन वे सभी अपने दिल में जानते थे कि वे सभी यहाँ थे। यह एक मौन खेल की तरह था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसका धैर्य बेहतर है और कौन अंत तक टिक सकता है। पूरे 5 मिनट के बाद नकाबपोश आदमी अंततः हंसा। उन्होंने अपनी बाज जैसी आंख नकाबपोश व्यक्ति के मुंह के पास रखी और फुसफुसाए, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे तरोताजा महसूस कराया। आप मूलतः हमारे लिए एक छोटे मिशन का लक्ष्य थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर पाओगे। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, इसलिए अब मैं औपचारिक रूप से आपको निमंत्रण देता हूं। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं? शिकार से शिकारी तक। 5 मिनट की चुप्पी के बाद काले कपड़े वाले आदमी ने आखिरकार कहा, मेरी ओर देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने मना कर दिया। हाँ, नकाबपोश व्यक्ति आलसी भाव से अपनी सीट की पिछली ओर झुक गया और बोला, आपके व्यक्तित्व के विश्लेषण के आधार पर मुझे उम्मीद थी कि आप इसी तरह उत्तर देंगे। चूंकि आपने मुझसे लड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, और न ही तुम्हें पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। बाज की आंखों से आवाज आई, ये वाक्य तुम्हें यह भी बताता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, और न ही यह जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। इस बिंदु पर काले कपड़े पहने आदमी ने दोनों बाज जैसी आंखों के बीच का संपर्क एक तरफा रूप से काट दिया। दिलचस्प, नकाबपोश आदमी ने अपने पैर क्रॉस करके कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार मायावान शहर आऊंगा। मैं वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति से मिला। इस समय एक गार्ड बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नकाबपोश व्यक्ति से कोई सम्मान प्राप्त किए बिना ही वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, यंग लॉर्ड, अभी अभी ईगल की आंखों में हवाएं उड़ रही थीं। हवा? नकाबपोश आदमी अचंभित रह गया। अगले ही क्षण उसके सामने मेज पर रखी चील जैसी आंखों की पंक्तियों में से एक ने तीखी डिंग ध्वनि निकाली। इसके बाद ईगल आई ने संदेश भेजा, हम लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए हैं। पीले वस्त्र वाला खिलाड़ी मर गया और काले वस्त्र वाला व्यक्ति गायब हो गया। कृपया हमें अगले चरण के लिए निर्देश दें। तुम कब गायब हो गए? नकाबपोश व्यक्ति की आवाज सीधे खिलाड़ी के कानों तक नहीं पहुंची, बल्कि शब्दों में बदल गई। इसके तुरंत बाद ईगल की आंखों से खिलाड़ी की आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे यकीन नहीं है। नकाबपोश आदमी अपनी बाज जैसी आंखों से खेलते हुए सोच विचार कर बोला, हवा की आवाज। गायब हुआ, हवा की आवाज। अचानक नकाबपोश आदमी चिल्लाया, अच्छा नहीं है। पीले वस्त्र वाला आदमी जानता है कि काले वस्त्र वाले आदमी की भंडारण रिंग कहाँ है। उसने मेज पर पड़ी एक चील जैसी आंख को पकड़ा और जल्दी से उससे कहा, काले कपड़े वाला आदमी तुम्हारी ओर आ रहा है।
लानत है उस पर, नकाबपोश आदमी ने मेज पर मुक्का मारा और ठंडे स्वर में बोला। उस काले कपड़े वाले आदमी ने अभी जानबूझकर अपनी बात कहने की गति धीमी कर दी थी। वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। मायावान शहर, साउथ सिटी में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कई श्रमिक हथियार तोड़ रहे थे और उन्हें गढ़ रहे थे। उन्होंने हथियारों की मजबूती बढ़ाने के लिए ठंडे पानी में उच्च कोटि के राक्षसी जानवरों का खून मिलाया। वहाँ कुछ हथियार भी थे जो राक्षसी जानवरों के तीखे पंजों और दांतों से बनाए गए थे। ये हथियार सामान्य हथियारों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान थे, लेकिन इन्हें बनाना कठिन था।